साइड एक्स्ट्रा है, अभी आके लगा रहे हैं।
माननीय जिलाध्यक्ष जी, राष्ट्रीय नेतृत्व पूर्व प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय विनय कटियार जी, विधायक रामचंद्र यादव जी, माननीय सुंदरलाल दीक्षित जी, मथुरा प्रसाद तिवारी जी, भाई रामू बिरदौती जी, इस चुनाव के प्रभारी आदरणीय डॉक्टर बाके बिहारी मण त्रिपाठी जी, संयोजक भाई ओम प्रकाश सिंह जी, महामंत्री अवधेश पांडे जी, यहां पर उपस्थित फैजाबाद लोकसभा के सभी पूज्य संतगण, सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान मित्रों, माताओं एवं बहनों, प्रिय बच्चों, आज भावी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की धरती पर हम पूज्य संतजन, सभी सम्मानित बुजुर्गों, माताओं एवं बहनों, नौजवान साथियों, ये बच्चों और पत्रकार बंधुओं, सभी की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। माननीय मोदी जी लोकसभा क्षेत्र में घूमने के बाद, वैसे तो हमको 6 साल पहले से ही एहसास था, हमने बड़े बड़े अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से भी कहा था 2014 माननीय नरेंद्र मोदी जी का है, लेकिन जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इंसानों, गरीबों की आंखों में आपके प्रति प्यार देखा है, लगन देखा है, जो विश्वास देखा है, उनके मन में यह भाव है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। हमारी यह जो टूटी फूटी झोपड़ी है, जो हमको आधा पेट भोजन मिलता है, जो खेती किसानी की समस्याएं हैं, जो व्यापारियों की समस्याएं हैं, जो नौजवानों के रोजगार की समस्याएं हैं, उस सब का समाधान माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद होगा। अयोध्या की जनता की भी आंखों में हमने देखा है, उनको यह विश्वास है कि अयोध्या का विकास और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मस्थली पर भक्त राम का मंदिर का निर्माण श्री प्रधानमंत्री बनने के बाद होगा। पूरा आप सबकी तरफ से मोदी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। भारत माता की। हमें लाहौर पड़ोस इस पहाड़ आए को सुनने के लिए आप बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रहे थे, वो घड़ी अब आ गई है, वो सब घड़ी अब आ गई है। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मेरे परम मित्र श्री विनय कटियार जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री लल्लू सिंह जी और विशाल संख्या में पधारे हुए भारत के भाग्य विधाता मेरे भाई और बहनों, भाइयों बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि प्रभु राम जी की पावन धरती पर
की पवित्र मिट्टी को मेरे माथे पर चढ़ाने का सौभाग्य मिला। जब लोग महात्मा गांधी को पूछा करते थे कि राज कैसा होना चाहिए, लोगों का कल्याण कैसा होना चाहिए, सरकार ने लोगों के लिए काम कैसा करना चाहिए, तो महात्मा गांधी एक शब्द में समझा देते थे कि अगर कल्याण राज्य की कल्पना करनी है तो राम राज्य होना चाहिए, जहां कोई दुखी न हो, जहां धोबी को भी न्याय मिलता हो, ऐसा कल्याण राज्य, ये महात्मा गांधी कहा करते थे। भाइयों बहनों, जिस देश में सबके कल्याण की कल्पना की गई हो, जिस देश में सर्वजन हिताय सर्वजन सिखाय, यही यहां का मंत्र रहा हो, उस देश को वोट बैंक की राजनीति ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। भाइयों बहनों, देश को तोड़ने वाली राजनीति ने 60 साल बर्बाद कर दिए हैं। देश को जोड़ने वाली राजनीति चाहिए, भाई से भाई को जोड़े, बिरादरी को बिरादरी से जोड़े, संप्रदायों को जोड़े, और हम भारत मां के 125 करोड़ संतान मिलजुल करके भारत मां का भला करे, ये हमारा सपना होना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, एक कुर्सी का रोग पूरे देश को बांट गया है, बर्बाद कर गया है। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी इसके लिए सबसे पहली गुनहगार है। दूसरी गुनहगार है बाप बेटे की सरकार। तीसरी गुनहगार है बहन जी की सरकार। ये कैसे लोग हैं? आपके लिए उन्होंने क्या किया, इसका तो जवाब ही नहीं दे रहे। सपा वाले सरकार में आते हैं तो बसपा वालों का हिसाब पूरा करते हैं, बसपा वाले सरकार में आते हैं तो सपा वालों का हिसाब पूरा करते हैं, और कांग्रेस वाले हर समय पर्दे के पीछे मलाई खाते रहते हैं। भाइयों बहनों, ये सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, अपने अपने हिसाब बाद में करना, पहले जनता को तो हिसाब दो। ये सरकार में जो लोग बैठे हैं, उन्होंने जनता को हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पाई पाई का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पल पल का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देते हैं भाई, देते हैं। आप मुझे बताइए, ये कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था, 2009 में कहा था, और ये उनका घोषणा पत्र नहीं है, ये तो इनका धोखा पत्र है, धोखा पत्र। धोखा करना, धोखे की राजनीति करना, धोखा पत्र निकालना, धोखे ही धोखे करते रहना,
यही इनका कारोबार है। भाइयों बहनों, ये मां बेटे की सरकार ने 2009 में वादा किया था कि अगर दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी तो 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। सुन रहे हो भाइयों, मैं क्या कह रहा हूं? कितने लोगों को रोजगार का वादा किया था? 10 करोड़। कितने? मैं जरा भगवान राम जी जहां सच के सिवाय कुछ बोला नहीं जाता है, गाय जाए और वचन न जाई, ये धोखेबाजों ने क्या किया? ये धोखेबाजों ने क्या किया? वचन दिया था 10 करोड़ को रोजगार देंगे। यहां कोई है जिसको मां बेटे की सरकार ने रोजगार दिया हो? कोई है जिसको दिल्ली ने रोजगार दिया हो? आपके गांव में कोई है? आपके परिवार में है? आपकी बिरादरी में है? ये वचन भंग किया कि नहीं किया? क्या राम जी की भूमि में वचन भंग को माफ किया जाता है? राम जी की परंपरा में वचन को तोड़ा जाता है? अरे भाइयों बहनों, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, 6 साल सरकार रही, 6 साल में 6.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिला। और ये मां बेटे की सरकार 10 साल से बैठी है। 10 साल से 10 साल में सिर्फ 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। ये आपके साथ धोखा है कि नहीं है? आपसे वादा तोड़ा कि नहीं तोड़ा? वचन भंग किया कि नहीं किया? जिन्होंने वादा तोड़ा उनसे नाता तोड़ोगे? नाता तोड़ोगे? भाई बहनों, ये सपा, ये बसपा, ये कांग्रेस, ये अलग अलग है क्या? आप क्या मानते हैं? ये अलग अलग है क्या? जरा मुझे जवाब दो, अलग अलग है क्या? एक ही चप्पे पट्टे के लोग हैं ना। ये दिल्ली की सरकार को कौन बचाता है भाई? ये मां बेटे की सरकार को कौन बचाता है? मुझे बताइए, कौन बचाता है? बहन जी को सीबीआई से कौन बचाता है? नेताजी को सीबीआई से कौन बचाता है? तुम मेरी संभालो, मैं तुम्हारी संभालूंगा, दोनों मिलकर गाड़ी चलाएंगे। भाइयों बहनों, ये लखनऊ में कुश्ती करते हैं, ये लखनऊ में कुश्ती का नाटक करते हैं, दिल्ली में जाकर के दोस्ती करते हैं। भाइयों बहनों, ये दिल्ली में सपा, बसपा, कांग्रेस एक ही थाली में खाते हैं और मैडम परोसती है। भाइयों बहनों, इन्होंने देश को बहुत लूटा है। आप मुझे बताइए, आप मानते हैं? भाइयों बहनों, मुझे जवाब दीजिए, क्या आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार ने देश को बर्बाद किया है? आप चाहते हैं भ्रष्टाचार जाना चाहिए? क्या ये सपा वाले भ्रष्टाचार हटा सकते हैं? ये बहन जी भ्रष्टाचार हटा सकती है? ये मां बेटे की सरकार भ्रष्टाचार हटा सकती है? आप भगवान राम की भूमि में बैठे हो, जो बोलोगे सच बोलोगे, पक्का? जो बोलोगे सच बोलोगे, पक्का? कोई झूठ नहीं बोलेगा ना? आपके दिल से जो आवाज निकलेगी वही बोलोगे ना? पक्का सच बोलोगे ना? आप मुझे बताइए,
देश में भ्रष्टाचार कौन खत्म कर सकता है? आप बताइए, देश में जो भ्रष्टाचार कौन खत्म कर सकता है? आपको विश्वास है? आपको विश्वास है? मैं प्रभु राम जी की धरती से आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं जिंदगी भर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा। भाइयों बहनों, ये कहने की ताकत मेरे में कहां से आई है? ये कहने की ताकत मेरे में कहां से आई है? भाइयों बहनों, मैं गरीब मां का बेटा हूं। मैंने गरीबी देखी है। गरीब के घर में जब चूल्हा नहीं जलता है तो मां और बच्चे कितने रोते हैं, वो बचपन में मैंने देखा है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये जो लोग देश को लूटते हैं ना, मैं सो नहीं सकता हूं भाइयों, सो नहीं सकता। और मैं जो बोल रहा हूं वो मैंने जी करके दिखाया है भाइयों। मैं गुजरात में चौथी बार मुख्यमंत्री बना हूं, चौथी बार। और गुजरात सुखी राज्यों में से एक है। लेकिन मेरी मां अभी जब वोट डालने गई थी, 95 की एज है उसकी, किराए के ऑटो रिक्शा में गई थी। ये जीवन जीना, ये हमारे संस्कार है। और इसलिए मैं कहता हूं भाइयों, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुझे इतनी नफरत है, इतनी नफरत है, मैं जिंदगी भर उसके खिलाफ लड़ने वाला हूं। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। ये देश को लूटने वाले नहीं चाहिए। देश को बहुत लूट लिया इन लोगों ने। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, ये मेरा पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहां का कोई गांव ऐसा नहीं है, कोई गांव जहां के परिवार का कोई न कोई जवान मेरे गुजरात में रोजी रोटी न कमाता। आप मुझे बताइए, आपके रिश्तेदार जो गुजरात में रहते हैं, कभी शिकायत की है? कभी उनको तकलीफ होने दी है? जी भर की जिंदगी जीते हैं कि नहीं जीते हैं? आप भी कभी उनको मिलने के लिए आते हो तो वहां रहने का मन करता है कि नहीं करता है? अगर गुजरात आगे बढ़ सकता है तो मेरा उत्तर प्रदेश क्यों नहीं बढ़ सकता है? भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, इतनी सारी पुलिस है, उस पर इतना पगार दिया जाता है, इतने पैसों का खर्च किया जाता है, फिर आप लोगों को बंदूक क्यों रखनी पड़ती है? आपको बंदूक के लाइसेंस क्यों लेने पड़ते हैं? मुझे कोई बताए भाई, मैं हैरान हूं। मां बीमार है, वो दवाई नहीं लाता है, पिताजी बीमार है, ऑपरेशन नहीं कराता है, लेकिन बंदूक खरीद ले जाता है। क्यों भाई? ये क्या हाल करके रखा है? बच्चों को पढ़ने के लिए फी नहीं देता, लेकिन बंदूक लेके आता है। क्यों? उसको असलामती लगती है, सुरक्षा नहीं लगती है, डर लगता है। क्या भाइयों बहनों, ये भय का साम्राज्य समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बंदूक पिस्तौल का कारोबार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं ये बाप बेटे की सरकार को पूछना चाहता हूं, ये सामान्य मानवीय को सुरक्षा दो, ये गुंडागिर्दी बंद करो। आए दिन भाइयों
यह हत्या का कारोबार बंद होना चाहिए। सामान्य मानवी सुख चैन की जिंदगी जीना चाहिए। भाइयों बहनों, यहां से जब कोई नौजवान, कोई बेटी गुजरात आने को निकलती है, गुजरात जाने को निकलते हैं, तो निकलते समय मां को बड़ी चिंता रहती है। मां बेटा बेटी जब जाते हैं तो सलाह देती है कि देखो बेटा, ट्रेन में सो मत जाना, अपना बैग है ना उसको जरा संभालना, बेटा कोई कुछ खाने के लिए दे तो मत खाना, बेटा चलती गाड़ी में मत उतरना, चलती गाड़ी में मत चढ़ना। मां सारी सूचनाएं देकर के बेटे को ट्रेन में बिठाती है। और फिर आजकल तो मोबाइल फोन है ना, तो मां फिर बेटी पे फोन करती है, बेटा गाड़ी कहां तक पहुंची? बेटा कहता है मां सो जाओ ना, गाड़ी चल रही है, मैं जा रहा हूं, मैं आराम से गुजरात पहुंच जाऊंगा। फिर भी मां कहती है ना बेटा, मुझे नींद नहीं आती है, गाड़ी कहां पहुंची बताओ ना। रात भर मां घर में जागती रहती है, बेटे को बार बार पूछती है कि बेटा तेरी ट्रेन कहां पहुंची है। और जब बेटा कहता है कि मां अब बस 5 मिनट के बाद ट्रेन गुजरात में एंटर कर जाएगी, 5 मिनट के बाद ट्रेन गुजरात में एंटर कर जाएगी, तो मां कहती है ठीक है बेटा अब सो जाती। बेटा आप गाड़ी गुजरात में चली गई ना, बस अब चिंता नहीं, तुम भी सो जाओ, मैं भी सो जाती हो, स्टेशन आए तो उतर जाना। उत्तर प्रदेश में रहने वाली मां को गुजरात सुनते ही भरोसा हो जाता है, भरोसा। मां बेटा गुजरात में है तो सुख चैन की नींद ले सकती है। भाइयों बहनों, मुझे ऐसा उत्तर प्रदेश बनाना है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, दिल्ली में आपको कैसी सरकार चाहिए? एक स्वर से चारों तरफ से आवाज आनी चाहिए। दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? अरे मेरे अयोध्या के भाइयों बहनों, प्रभु राम जी की भूमि के मेरे प्यारे जवानों, मैं आपको ये नहीं पूछ रहा हूं कि दिल्ली में किसकी सरकार चाहिए, मैं तो पूछ रहा हूं दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? कैसी सरकार चाहिए? क्या दिल्ली में मरी पड़ी सरकार चलेगी? दिल्ली में अस्पताल में पड़ी सरकार चलेगी? दिल्ली में ढीली ढाली सरकार चलेगी? मां बेटे के ऑक्सीजन पर चलने वाली सरकार चलेगी? रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार चलेगी? दिल्ली में मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे आपके इलाके में कोई दरोगा भी अगर ढीला डाला हो तो आपको अच्छा लगता है क्या? पुलिस वाला भी है, दम बम नहीं है, पसंद आता है क्या? आपको भी दरोगा दम वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बच्चा स्कूल जाता है और मास्टर जी में दम नहीं होता है ना, मास्टर जी ढीले ढाले होते हैं, तो बच्चा आकर के मां को कहता है मम्मी स्कूल नहीं जाऊंगा। मम्मी पूछती है क्यों? बोले टीचर में दम नहीं है। होता ही नहीं होता ऐसा?
125 करोड़ के देश को दम वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अब दिल्ली में मजबूत सरकार बनानी है। और दिल्ली में मजबूत सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश से सारे के सारे कमल भेज दीजिए। ये प्रभु राम जी की धरती से भी कमल भेज दीजिए। भेजेंगे भाइयों बहनों, 7 तारीख को आपका मतदान है। 7 तो मतदान है ना? कितने बजे मतदान शुरू होगा? कितने बजे मतदान शुरू होगा? कितने बजे मतदान पूरा होगा? आप मतदान भारी करेंगे, भारी मतदान करवाएंगे। आपके दिमाग में कमल हो, आपकी जुबान पे कमल हो, आपके दिल में कमल हो, लेकिन 7 तारीख को कमल उंगली पे उतरना चाहिए। उतरेगा, बटन दबेगा, कमल खिलेगा, देश को मजबूत सरकार मिलेगी। आपको मैं वादा करता हूं, आप मुझे मजबूत सरकार दीजिए, मैं आपको मजबूत हिंदुस्तान दूंगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मोदी जी, सबका आभारी है। आपने भारी जनसभाओं को संबोधित किया, मार्गदर्शन किया। आपके ने वादा जो कराया है उसका यहाँ की जनता पूरा करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी के अनुमति से सभा के समापन की घोषणा की जाती है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। निकाले के